हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपका विस्तास बुक का जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। ओके, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे वे में मैं आपको आज समराइज कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और फिर भी आप एक बार इसको अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिए, आपका ये जो चैप्टर है आराम से कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा जी। ठीक है, आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे, इसका डिटेल्ड सिलेबस आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आपको आपकी जो फ्लेमिंगो है उसको बहुत अच्छे से चैप्टर बहुत अच्छे से करवाए, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इसी तरह हमने पोइट्री सेक्शन करा, ओके, फिर हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात करी, फिर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम विस्तास बुक है जो आपकी वो कंप्लीट कर रहे हैं, देन हम शॉर्ट कंपोजिशन करेंगे, देन हम ग्रामर करेंगे। इसी तरीके से हम अपना जो डिटेल्ड सिलेबस अपने क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है जी, जब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स पे बात करेंगे, जैसे आपके जो भी डाउट्स होंगे उन पे बात करेंगे, आपके लिए मोटिवेशनल सेशंस लाऊंगा मैं, टिल द बोर्ड एग्जाम तक इतना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे जी हम कि आप एकदम फुली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देकर आओगे। ठीक है जी, तो बस हमारा जो टारगेट, जो बच्चे जुड़े हुए उनको ध्यान है, 95+ मार्क्स का टारगेट है इस बार, ओके, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप भी आज अगर नए हैं तो चैनल से आज ही जुड़ जाए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। चलो, तो पहली बात सुनिए, ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अब ये एंड ऑफ द अर्थ क्या है? ये है अंटार्कटिका। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, हमने जर्नी करी एंड ऑफ द अर्थ के, ओके, और एंड ऑफ द अर्थ में क्या क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, तो बहुत आप सबको ध्यान है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ जमी हुई है, ओके, तो वो सारी चीजें, तो कॉन्टिनेंट है। तो एक तरीके से ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, नहीं, एक तरीके से चैप्टर मान लो। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑथर है तिशानी दोशी, ये जब हाई स्कूल में थी ना, तो इनके जो एक व्यक्ति थे जियोफ ग्रीन, ठीक है, हम बात करेंगे चैप्टर में, तो उन्होंने एक प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, तो इसके थ्रू बच्चों को कहाँ घुमाने ले जाया करते थे। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हाई स्कूल में थी, तो एक ग्रुप था इनका, तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अंटार्कटिका घूमने। ठीक है, तो अब आप लोग भी देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीजें, हमको काफी चीजें समझाता भी है ये चैप्टर। ठीक है, तो चलो, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, मतलब जो इन्होंने खुद ने फील करा, खुद ने देखा, खुद एक्सपीरियंस कर कराई, तो अब अपने को बता रही हैं। ठीक है, ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, इनकी जर्नी थी हाई स्कूल जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ। ठीक है, तो एक ट्रिप पे गई अलोंग विद स्टूडेंट्स ऑन ए रशियन वेसल, एक विमान था, वेसल, ओके, एक शिप था उस पे, और जिसका नाम क्या था? एकेडमिक सोलास्किज। ठीक है, तो ये उसका नाम था, जो भी वेसल था, जो भी इनका जहाज था। ओके, ठीक है, प्रोग्राम क्या था मैंने बता दिया आपको, स्टूडेंट ऑन आइस। इस प्रोग्राम के थ्रू अलोंग विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये आपकी जो ऑथर है तिशानी दोशी, ये कहाँ जा रही है? ट्रिप पर जा रही है, और ट्रिप कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ठीक है जी, चलो, विच अलाउज, देखो ये ट्रिप किस लिए थी, थोड़ा सा इन चीजों लोगों को नॉलेज के लिए, क्या? गेट एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि देखो, एक जगह बैठे रहने से, स्थिर रहने से आपको क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहे हैं जी, वो हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो आपके तिशानी दोशी जो ऑथर है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप अर्थ का फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों आप इमेजिन कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, समझ रहे हो आप, कल्पना कर सकते हो कि कैसा था, कैसा है और कैसा होगा। तो अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहां से हम क्लाइमेट के बदलता है ना क्षण क्षण, ओके, मिनट्स डिटेल, तो एक तरीके से हम वहां से ये चीज पा सकते हैं, समझ रहे हो आप। चलो, देखो, इट इज ए ब्राइट थ्रेट टू ह्यूमंस, और इट इज ए बिगेस्ट, देखो अब यार, ये क्लाइमेट चेंज है, ये जो क्लाइमेट है अपना, ये जो जलवायु प्रदूषण, ओके, जो पॉल्यूशन है, ये हमारे लिए बिगेस्ट थ्रेट है आज के टाइम पे। ओके, मानते हो ना आप सभी? देखो, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है, देखो, ह्यूमंस के लिए। आप देखो कितना ज्यादा चीजें डेवलप होने के साथ साथ कितना ज्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है ये चीज, समझ रहे हो ना आप? बहुत दिक्कत देने वाली चीजें हैं आगे इन फ्यूचर। हम बहुत ज्यादा, अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा,
इसी तरीके से इंडस्ट्रीज है जो, इसी तरीके से और जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी वजह से जो क्लाइमेट है अपना उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमारे को बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड तरीके से एक तरीके से हमको चलना चाहिए, जिससे हमारे क्लाइमेट पे भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। देखो एक्स्ट्रा चीजें हैं, देखो ऑथर गिव्स मिनट्स डिटेल, हमको एक एक क्षण की डिटेल बताएगी आपकी ऑथर जैसे जैसे जा रही है, ठीक है। देखो वोएज यानी यात्रा, समुद्री यात्रा, ठीक है, बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर इन मद्रास, ठीक है। तो 13.09 डिग्री से इनकी जो समुद्री यात्रा है ना वो मद्रास चेन्नई से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। ओके चलो देखो क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। अब टाइम जोन्स आप समझते हो ना, जैसे आप जानते हो कि थोड़े अपने इंडिया का टाइम जोन अलग है, दूसरे कंट्री का अलग है, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से टाइम जोन्स अलग होते हैं। तो आपके ऑथर ने 9 टाइम जोन्स पार कर लिए थे, ओके। और क्या 6 चेक पॉइंट्स पार कर लिए थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, वो 3 समुद्र पार कर लिए थे। जैसे गाना भी है ना, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो मतलब 3 समुद्र पार कर लिए थे, 3 वाटर बॉडीज, ठीक है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एक तरीके से। तो उन्होंने 3 वाटर बॉडीज थी ना, जो बड़े बड़े महासागर, उनको पार कर चुकी थी वो, ठीक है। ओके ये 9 टाइम जोन्स कर लिए थे, 6 चेक पॉइंट्स कर लिए थे और 3 बॉडीज ऑफ वाटर पार कर चुके थे। दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे तक ट्रेवल हुआ उनका, 100 घंटे तक ट्रेवल किया उन्होंने। फिर देखो और उस 100 घंटों में देखो वो समुद्री यात्रा जो वोएज कर रही थी शिप से, वो प्लस कार से इधर जाना, एरोप्लेन से गई, फिर शिप से गई, तो इन सबको मिला के 100 आवर्स उन्होंने क्या करा, ट्रेवल किया जी, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, अब पहुंच गई कहां पे, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका व्हाइट लैंडस्केप, भूदृश्य, लैंडस्केप यानी मतलब एक तरीके से बहुत अलग तरीके का व्हाइट, पूरा ऐसे एक होता है ना कि बर्फ की चादर लपेट दी हो, एक तरीके से बर्फ से भरा हुआ अंटार्कटिका, बर्फ से भरा चुका व्हाइट लैंडस्केप, ठीक है। और शी वंडर्ड, एकदम आश्चर्यचकित हो गई भाई कि यार कितना खतरनाक जगह है यार, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। एट इट्स इमेंसिटी, ओके, इसकी विशाल जो एक तरीके से भूदृश्य है ना, यार कितना बड़ा है यार, कितना ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, समझ रहे हो आप, कितने ज्यादा व्हाइट है, ये पूरा भरा पड़ा है, व्हाइट एकदम बर्फ से भरा पड़ा है, समझ रहे हो। ये वाली फीलिंग्स आ रही थी उसके, समझना आप, ओके। अब देखो हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, अब देखो सुनना ध्यान से, आप थोड़ी सी अपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात होगी। देखो ज्योग्राफी की तो बात हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएगी अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। ज्योग्राफी वाली चीजें ही हैं। देखो हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडस्केप। अरे ये ऐसा भी टाइम था क्या जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंडस्केप में थे? बिल्कुल था। उस टाइम पे आप समझिएगा, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो गए तो आपने गोंडवाना लैंड के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कि जैसे आप देखो ये इंडिया और अंटार्कटिका थे ना, ये पहले पास पास में ही थे। कोई आज अज्यूम कर सकता है ये चीज, इमेजिन कर सकता है कि भाई इंडिया कैसे, इंडिया में तो गर्मी भी होती है, इंडिया में इतने सारे मौसम आते हैं, वहां तो बर्फ जमी रहती है बुरी तरीके की, वहां तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे ह्यूमन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जगह और इंडिया एक साथ हो सकते हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन वास्तव में बहुत समय पहले जब पृथ्वी जब बननी स्टार्ट हुई थी, तो फिर जब हम जैसे कॉन्टिनेंट्स बने थे ना, उस टाइम का ऑस्ट्रेलिया और ये जो अदर कंट्रीज थी ना, इंडिया और ये सब कहाँ थे? गोंडवाना लैंड था पूरा, ओके। एक लैंडस्केप था गोंडवाना लैंड जिसका नाम था, तो उसी में शामिल थे ये सब, समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे जैसे बाय द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो उसी तरीके से जो कंट्रीज है ना, ये फोर्स हुई, बिखरती गई, आधी इधर चले गई, आधी इधर चले गई, समझ रहे हो। तो टाइम के साथ साथ ये चीजें अब बदल चुकी हैं। तो एक टाइम पे जब गोंडवाना लैंड था, तब ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी, सारी कंट्रीज थी, सारे कॉन्टिनेंट्स थे, ये थोड़े थोड़े पास पास थे। फिर जैसे जैसे समय गुजरता रहा, दूरी बनती गई, ठीक है, ओके। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स अगो, अब देख लो 650 मिलियन ईयर्स अगो साउथेरियन सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना लैंड, और खूब सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे आसपास में ही थे, ठीक है। देखो
थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, बहुत अलग चीजें थी उस टाइम पे, लेकिन ह्यूमन हैडंट अराइव्ड क्लाइमेट वार्मर। और सोच के देखिए आप कि ये जैसा अब अंटार्कटिका है पहले वैसा नहीं था, ह्यूमंस भी आए हुए नहीं थे, ह्यूमन हैडंट अराइव्ड, और क्लाइमेट भी अंटार्कटिका का भी गर्म था। सोचो काफी समय पहले की बात हो रही है कि पहले इस तरीके की था आपका, जब गोंडवाना लैंड में था ना तब ऐसी स्थिति थी। चलो अब देखो क्या 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिड, ठीक है, थोड़े थोड़े समय बाद ये जो गोंडवाना है ये थोड़ा थोड़ा बिखरने लग गया, ठीक है। देखो अराउंड द टाइम ऑफ डायनासोर्स, उस टाइम डायनासोर्स का टाइम था भाई, ओके और फिर डायनासोर्स उस टाइम वाइप्ड आउट हो गए थे, जा चुके थे, फिर मैमथ्स आए थे, ध्यान है ना आपको, एंड द एज ऑफ द मैमल्स, ओके मैमल्स वो हाथी होते हैं ना, उस समुद्री वो सॉरी वो बर्फीले हाथी होते हैं वो, एक तरीके से समझ रहे हो आप, वो खूब सारी ठंड में सरवाइव कर लेते हैं, वो वाले हाथियों का जो था वो टाइम आया फिर, समझ रहे हो। तो ये 500 मिलियन ईयर गोंडवाना थ्रिड इस तरीके से हुआ, और फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर डायनासोर का युग आया, फिर वो डायनासोर्स भी चले गए, और फिर बाद में मैमल्स का जो टाइम था वो आया, ओके उस टाइम गोंडवाना लैंड बिखर रहा था, ऐसी चीजें। चलो लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, ये मैंने आपको बता दी थी, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो लैंड मास है ना जी, ये जो भू है, जमीन है, धीरे 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 सेपरेट होती गई, फोर्स टू सेपरेट होती गई अलग अलग दिशाओं में इनटू कंट्रीज, ठीक है। फ्रॉम अंटार्कटिका वी गॉट सम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन केम फ्रॉम, और हम अंटार्कटिका पे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि थोड़ा सा फील होता है, थोड़ा सा हम नॉलेज लगा पाते हैं, आइडिया लगा पाते हैं कि ह्यूमंस की हिस्ट्री पर, कि ह्यूमन आए कैसे, केम फ्रॉम। ऑल्सो एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स होती है ना उस टाइम, जो मतलब आज जो पत्थर वगैरह और तरीके के जो अलग प्रकार के किस्म के, ठीक है, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स, और जो ग्रेनाइट की जो शीट्स होती है ना, चद्दर वगैरह, मतलब एक तरीके से सिल्लियां होती है ना, पट्टी होती है, वो चीजें भी हमको देखने को मिलती है वहां पे, समझ रहे हो आप। देखो ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, तो देखो ओजोन जो गैस है और कार्बन जो गैस है इनका भी एवोल्यूशन हो गया, फिर एक्सटिंक्शन एक तरीके से फैल चुकी, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीजें है ना, ये बाद में ही हुई हैं, उस टाइम पे नहीं थी ये सब चीजें, ओके। द ऑथर स्पेंड 2 वीक्स, अब बता रहे हैं कि मैं वहां पे 2 वीक्स रुकी भाई, ठीक है। अंटार्कटिका वेयर 90% ऑफ द अर्थ इज आइस कवर्ड, जहां पे 90% जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो बर्फ से ढका हुआ है जी। शी वॉज सराउंडेड बाय मिजेज माइल्स, ओके, ब्लू वेल्स एंड ह्यूज आइसबर्ग्स, बड़े बड़े मिट्टी बड़े बड़े आइस, जो बर्फ के जो बर्ग्स होते हैं ना, बड़े बड़े, एक तरीके से आप समझो एक बड़े चट्टान होती है ना, वो इस तरीके से समझ लो, और बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टानें, मतलब बड़े बड़े बर्फ के डेरे टाइप, समझ रहे हो आप, वो वाली चीजें हैं, ओके, ठीक है। कंप्लीट साइलेंस, वहां पे ऑथर को एकदम कंप्लीट साइलेंस दिख रही थी, इतना सा भी कोई शोर शराबा, इतनी सी भी नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं थी, कंप्लीट साइलेंस थी, इंटरप्टेड ओनली बाय, और वो किस से इंटरप्ट हो रही थी, किससे, बस किस चीज की आवाज आ रही थी, बाय द ब्रेकिंग ऑफ एन आइसबर्ग, जब भी कोई आइसबर्ग टूट के गिरता ना तो बस उसकी आवाज आती थी, और पूरा कंप्लीट साइलेंस था अंटार्कटिका में, ठीक है। अब पढ़ेंगे ह्यूमन इंपैक्ट की, ह्यूमन इंपैक्ट क्या था। देखो अंटार्कटिका में ह्यूमन इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे ह्यूमंस नहीं है, सीधी सी बात, ना वहां पे इन्होंने डेवलपमेंट किया, ना वहां पे इन्होंने कुछ और चीजें करी, तो ठीक है, ह्यूमंस ने तो अपने अर्थ पर इस अपने जो कंट्रीज डेवलप कर ली ना, उसके बाद ही मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। बाकी अंटार्कटिका, और वही चीज अंटार्कटिका को परेशान कर रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ह्यूमन इंपैक्ट वहां पे ना के बराबर है, वहां पे ना तो पॉल्यूशन है, ना और कुछ है, वहां पे ह्यूमंस की कोई भी मशीन वगैरह नहीं है, ह्यूमन द्वारा बनाया गया कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, मतलब कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी मशीन वगैरह, कोई भी कुछ चीजें नहीं है वहां पे। तो ह्यूमन इंपैक्ट तो ना के बराबर है। लेकिन ह्यूमन जो है, अपने जो मानव है, उन्होंने कंट्रीज डेवलप
डेवलप कर ली। कंट्रीज डेवलप करने के बाद इन्होंने नेचर पे डोमिनेटिंग हो गए, एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर लिया और नेचर को परेशान करते हैं एक तरीके से। और हम नेचर को परेशान कर रहे हैं, नेचर के ऊपर जोर डाल रहे हैं, नेचर को तबाह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रभावित किसको कर रही है? अंटार्कटिका को। आपने सुना होगा आपके टीचर कि ध्रुव पे जमी हुई बर्फ जब पिघलने लग जाएगी ना तो पूरी तरीके से प्रलय आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी और सब पानी में मिल जाएगा। तो ओजोन, आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद हो रहा है, होल हो रहा है। तो वो हमारा क्लाइमेट इतना खतरनाक तरीके से जो पॉल्यूशन है बढ़ता जा रहा है कि जो ओजोन परत है ना जो हमारी, उस पे अगर बहुत अच्छे तरीके से किसी दिन हो गया ना तो फिर बहुत गंभीर, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी अपने को सबको। ठीक है, तो देखो डोमिनियरिंग ओवर नेचर, देखो वहां तो कुछ नहीं है, अंटार्कटिका में तो ह्यूमन इंपैक्ट नहीं, लेकिन देखो अपन यहाँ देखे तो ह्यूमंस ने डोमिनियरिंग कर लिया, डोमिनेंस, एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर लिया कि मैं ही हूँ नेचर के ऊपर। ठीक है, देखो विलेज बना दिए, टाउन बना दिए, सिटीज, मेगा सिटीज, ओके, ह्यूमन पॉपुलेशंस, तो ये सब यहीं पर है। वहां पे कुछ नहीं कि वहां विलेज है, वहां पे सिटीज है, मेगा सिटीज है, ओके, वहां कुछ नहीं है, ये तो सब यहाँ पर ही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और श्योरली इंक्रीजिंग, आपकी जो तिशानी दोषी जो ऑथर है वो कह रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी यार स्लोली चाहे स्लोली ही सही लेकिन बढ़ रही है। इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ अंटार्कटिक आइस मेल्ट एंटायरली। और फिर क्वेश्चन करती है आपकी ऑथर, यार क्या होगा जब जो अंटार्कटिक की जो आइस है ना, जो बर्फ है, वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी एंटायरली, पूरी तरीके से पिघल जाएगी, तब क्या होगा भाई? ओके, गल्फ स्ट्रीम्स हैं जो, ओके, धाराएं हैं, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके, मे बी और नॉट मे बी, भाई क्या होगा यार, ये गल्फ स्ट्रीम्स भी पिघल जाएंगी, बह जाएंगी, ढह जाएंगी, एक तरीके से फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड, पर जो वर्ल्ड का अंत हो सकता है, शायद मे भी, शायद हो भी सकता है, और नॉट मे बी, और पता भी नहीं भाई। ओके, इफ वी वांट टू स्टडी, ये क्वेश्चन में भी लिख सकते हो आप, बहुत अच्छा, आप आंसर में भी लिखोगे, अच्छे नंबर आएंगे। देखो फिर कहते हैं इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, बेस्ट प्लेस टू गो। ठीक है, अगर आपको अर्थ का पास्ट जानना है, प्रेजेंट जानना है, फ्यूचर जानना है और क्लाइमेट के बारे में जानना है, तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां जाना चाहिए। ओके, ठीक है, यहां तक बात हुई। अब आता है स्टूडेंट ऑन आइस, जो प्रोग्राम था, जो इसके थ्रू ही गई है। अब देखो इसको कर रहे हैं जियोफ ग्रीन। ठीक है, ये एक कनेडियन है, और जियोफ ग्रीन क्या, वो पहले तो क्या करा करते थे, जो सेलिब्रिटीज होते थे या ओल्ड सिटीजन्स होते थे ना, उनको लेके जाते थे इस प्रोग्राम के थ्रू, कहाँ पे, अंटार्कटिका या फिर अलग अलग जगह। तो फिर उन्होंने इनको ले जाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखो ये तो ओल्ड सिटीजन्स है, तो भाई क्या ही कर लेंगे, वहां पे घूम लेंगे और लेंगे, कुछ और तो कुछ नहीं, कचरा ही फैलाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया हाई स्कूल्स बच्चों को ले जाना, क्योंकि यंग बच्चों को ले जाना बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि देखो फिर इनका ये मानना था कि भाई कल को अब बच्चे जाएंगे तो बच्चे चीजें सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे ही क्या, हमारा फ्यूचर है, यही बच्चे हमारा फ्यूचर है। तो बाद में कल को कोई डॉक्टर बनता है, कल को कोई टीचर बनता है, कल को कोई किसी भी क्षेत्र में जाता है, तो समझे आप मेरी बात, तो वो लोगों को जागरूक करेगा कि भाई मैं फील कर आया हूं, मैं एक्सपीरियंस कर आया हूं कि भाई ऐसे ऐसे वहां पे दिक्कतें हो रही है, अगर हम जो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम कीजिए। तो जैसे तिशानी जोशी गई थी, अभी एज ए राइटर अपने को बता रही है, समझ रहे हो। तो इन फ्यूचर, तो इसलिए इन्होंने जियोफ ग्रीन जो थे, इन्होंने बच्चों को ले जाना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे हमारे देश का फ्यूचर, बच्चे हमारी कंट्री का फ्यूचर है, तो बच्चों को ले जाना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बच्चे चीजें ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे फील करेंगे, बच्चे बाद में जब कुछ बन जाएंगे तब समझाएंगे लोगों को, समझ रहे हो। तो ये स्टूडेंट ऑन आईसी प्रोग्राम था। अब देखो फिर बताती है, अंटार्कटिका जो है सिंपल इकोसिस्टम है उसका, लेक ऑफ बायोडिवर्सिटी है, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और इज द प्योरेस्ट प्लेस, बहुत अच्छा है एक तरीके से। और टू स्टडी हाउ लिटिल, और वहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीजें किस तरीके से चेंज हो रही है ना। स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन
हैव बिग रिजल्ट्स। और वहां पे हम ये चीज भी देख सकते हैं कि देखो छोटे छोटे हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, वो किस तरीके से वहां जो ध्रुव पे जमी हुई बर्फ होती है ना उनको प्रभावित करते हैं जी। ठीक है, फ्लाइटोप्लैंक्टन एक ये वहां पे एक तरीके से फोटोसिंथेसिस वाली चीजें होती है, देखो नरिश एंड सस्टेन ओशियन, ओके, उनको और प्लांट्स को भी करते हैं, यूज सन्स एनर्जी, और सन की एनर्जी लेती हैं, ओके। फाइटोप्लैंक्टन क्या प्रोवाइड्स फूड फॉर द मैरीन क्रिएचर्स, जो वहां की जो मैरीन क्रिएचर्स हैं समुद्री, उनको फूड प्रदान करते हैं, एंड द बर्ड्स इन द एरिया, और जो बर्ड्स होती है ना उस एरिया में उनको, तो हमको बहुत ज्यादा, तो एक तरीके से तिशानी दोषी है ये हमारे को बताना चाह रही है कि भाई स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, हमारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस हैं, हमारे पॉल्यूशन हो गया, और भी हम जो प्रदूषण किसी भी प्रकार का कर रहे हैं, ओके, तो वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे वो वहां के बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं चीजों को, एक तरीके से बताना चाह रही हैं। ठीक है, ओके, हमको समझाना चाह रही है कि हमको भाई थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर चीजें करनी चाहिए, हमारे को ज्यादा कंजप्शन नहीं करना चाहिए चीजों का, और हमको पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो एक तरीके से बता रही है अंटार्कटिका की चीजें कि भाई वहां पे इस तरह, अब यहाँ पे तो अपन लोग करते जा रहे हैं तो अपने को पता नहीं चलता है, तो कह रही है कि हम जब देख कर आए तो ऐसी ऐसी स्थिति है, समझ रहे हो ना, तो वो चीजें उसी तरह बरकरार रहे। अगर इस तरीके से गंदे तरीके से सब कर देंगे तो फिर ध्रुव पे जमी हुई जो बर्फ हो वो पिघल जाएगी, और इस तरीके से तबाही आ जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ता चल जाएगा, ओजोन में छेद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे घटिया रिजल्ट्स जो हमको फेस करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर, तो हम अभी से इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक तरीके से आगे बढ़े, समझ रहे हो, ये बताना चाह रही है। फिर वो अपना एक एक्सपीरियंस बताती है, वॉक ऑन ओशियन। देखो वॉक ऑन ओशियन क्या है, वो बता रही है कि देखो ऑथर्स एक्सपीरियंस वॉज नेवर टू बी फॉरगेटन। बता कि भाई ये इतने अच्छे शानदार अंटार्कटिका में जाकर आई है भाई, तो सुपर कॉन्टिनेंट वहां जाकर आई, इतनी अच्छी चीजें देखी इसने, इतनी अच्छी चीजें फील करी, तो ये कभी भी भूलने वाली नहीं है इस एक्सपीरियंस को। अब क्या होता है देखो, एट 65.55 डिग्री टू द साउथ ऑफ द क्वार्टर द नरेटर अलोंग विद स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होता है फिर इनकी जो शिप थी ना भाई, वो जब उस ओशियन पे चल रही थी ना, वो बर्फ से जमा हुआ था, तो क्या वो थोड़ा सा इस डिग्री पे आके वो रुक गया था थोड़ा सा, ठीक है, तो मुड़ाव नहीं हो पा रहा था, तो समय लग रहा था, तो इनका जो थे उन्होंने कहा था कि भाई जो हेड थे उन्होंने कहा कि भाई अब सारे स्टूडेंट्स को उतार दिया किस पे, ओशियन पर, वो ओशियन बर्फ से जमा हुआ, कि थोड़ा सा आप चलिए ओशियन पे चलिए, तो सोचो बर्फ से भरे हुए जमे हुए ओशियन पर चलना कितना शानदार एक्सपीरियंस हुआ होगा ऑथर के लिए। तो विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स तो ये सब ओशियन पर चले, वो जो जमा हुआ ओशियन था ना उस पर थोड़ी दूर तक इन्होंने पैदल चले, वो समझ रहे हो, ये चीज भी आपकी ऑथर ने बताई, और ये फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा आपके ऑथर के लिए। अब ऑथर आ चुकी है फिर वापस उन चेक पॉइंट्स को पार करके, 9 टाइम जोन्स को, 3 वाटर बॉडीज को पार करके अपने वापस आ चुकी है, और अब स्टिल वंडर्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन द प्ले ऑन ओवर प्लेनेट। ठीक है भाई, अभी भी वंडर करती है कि यार क्या शानदार अंटार्कटिका में जाकर आई हूं मैं, वंडर क्या कितनी शानदार प्लेनेट, कितना शानदार जगह है यार, ठीक है। और फिर एक होप भी करती है टीनेजर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, विल बी फील्ड आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, और ये एक होप जाहिर करती है एक तरीके से आपके चैप्टर के एंड में कि भाई जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, जो हमारे टीनेजर्स होंगे, वो इस चीज को समझेंगे। किस चीज को समझे, देखो वो विल फील्ड विद आइडियलिज्म, मतलब भाई वो बहुत ज्यादा बौद्धिक होंगे, एक तरीके से इनकी होप है कि जो हमारी कमिंग जनरेशन आएगी ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस सी होगी उनके अंदर, और वो चीजों के बैड रिजल्ट्स गुड रिजल्ट्स जानेंगी, तो इसलिए वो इसी हिसाब से चलेंगे जो हमारे जो अर्थ को क्या हो, प्रभावित ना कर पाए, और सेव द वर्ल्ड, और वो हमारे अर्थ को प्रभावित नहीं होने से बचाएंगे, हमारे अर्थ के जो
गलत चीजें होंगी उनको दूर करेंगे और हमारे जो सेव द वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड को, हमारे अर्थ को बचाएंगे। तो इनकी एक होप है एक तरीके से कि जो कमिंग जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो इन सब चीजों को जानेगी ऑलरेडी कि भाई ये चीजें करने से ऐसा सब होता है, पॉल्यूशन करने से ये चीजें हो रही है, हम ये चीजें कर रहे हैं तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो एक तरीके से वो बहुत सोच समझ कर चीजें करेंगी जिससे कि हमारे अर्थ को ज्यादा हानि ना पहुंचे। तो ये इनकी लास्ट में एक होप। तो बस आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जी। तो होप करता हूं आपको द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी जो चैप्टर है, ये जो आपका बहुत अच्छा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं भाई, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चैप्टर है, तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी में वो दिक्कत होती है। बाकी बहुत अच्छे से मैंने आपको इसी समझा दिया। होप करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा जी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे। नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, बहुत अच्छे वे में तैयारी कर रहे हैं जी। ठीक है जी, ओके। तो कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।